हम लोगों ने कल के वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू किया था। वो सीरीज़ था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे सवाल जो हमारे सामने हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर के हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो एनसीईआरटी के इनटेक सवाल हों। ऐसे करते करते हम लोग सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे और हमारे पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा जिस पे हमारे पास सारे क्वेश्चन के सोर्सेज रहेंगे। कोई नए तरह के सवाल अगर बनते हैं या नए सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, वो धीरे धीरे करके इन्हीं चैप्टर प्लेलिस्ट में हम लोग डालते चले जाएंगे। कल हम लोगों ने 10 सवाल पढ़े थे एग्जाम्पलर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आज हम आगे के 10 सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बेटा, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटे हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसके पास होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। बोले हाँ या ना। क्रोमोसोम नंबर वाई जो आखिरी क्रोमोसोम है, मेल में पाया जाता है, इसके पास जो जीन होते हैं बेटे वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये सारे जो जीन होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who among the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA। हमको पता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटे उसको इल्यूसिडेट करने के लिए 4 लोगों का नाम सामने आता है। वॉटसन का आता है, क्रिक का आता है, फ्रैंकलिन का आता है, विल्किंसन का आता है। हमको पता है कि फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, सर्टेन रीजंस की वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे फ्रैंकलिन, हाँ फ्रैंकलिन इन्वॉल्व है, विल्किंस, हाँ विल्किंस भी इन्वॉल्व है, एरविन चारगाफ, हाँ एरविन चारगाफ भी इन्वॉल्व है डबल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर के लिए। इन्होंने बेस रेशियो और चारगाफ रूल दिया है। और फिर एंड में मेसलसेल एंड स्टॉल, नहीं बेटे मेसलसेल स्टॉल डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेसलसेल और स्टॉल ने क्या किया था, जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है ना डीएनए का, उसको इन्होंने प्रूफ किया हुआ था 2 आइसोटोप लेकर के N14 और N15, N14 और N15। यही चीज़ विसिया फावा में टेलर ने किया हुआ था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लेकर के। चले आगे देखते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हाँ ये बात हमको पता है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टुगेदर, which are linked each other by 3' to 5' phosphodiester bond to prevent the polymerization of nucleotide. Which of the following modifications would you choose? हमको पता है कि यहाँ पे है हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट है, यहाँ पे भी हमारे पास शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे जो बेटे ये बॉन्ड बन रहा है यही है 3 to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर या तो हम इसको ख़त्म कर दें या इसको ख़त्म कर दें तो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होगा, नहीं होगा। और अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक नहीं हो रहा है तो पॉलीमराइजेशन भी नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। रिप्लेस प्यूरिन विथ पायरिमिडीन, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। रिमूव और रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, हाँ यहाँ पे हमने देखा ये है हमारा डीऑक्सीराइबोज, 1', 2', 3', 4' और ये 5'। यहाँ से अगर हम OH ग्रुप हटा देंगे तो ये जो ऑक्सीजन है बेटी पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना नहीं, पॉलीमराइजेशन हुआ नहीं। तो हाँ ये ऑप्शन सही है। रिमूव रिप्लेस 2OH ग्रुप, नहीं। अच्छा 2OH ग्रुप कहीं और हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ हम लोगों ने जाना है कि यहाँ पे जो हमारे पास राइबोज है यहाँ पे ऑक्सीजन में OH रहता है, जब यही OH हट जाता है तो डीऑक्सी राइबोज हो जाता है। इसका पॉलीमराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बन रहा है उसमें सेकेंड कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बोथ बी एंड सी, नहीं सी तो नहीं, अभी हमको पता चल गया। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आगे देखें, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। Discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because, हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा है।
रेप्लिकेशन में हम लोगों ने जाना है, कोई भी नई चेन का फॉर्मेशन होता है तो 5 to 3 होता है। यहाँ पे 5 to 3 हो रहा है, ये प्रॉपर स्ट्रैंड है बेटे, नया स्ट्रैंड बन रहा है। इसको हम लोगों ने कहा था कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या कहा था लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे छोटे 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 स्ट्रैंड बनते चले जा रहे हैं, इनको हम लोगों ने कहा था ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट या डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या हमने कहा था लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि 5 to 3 ही एक ही डायरेक्शन होता है चेन फॉर्मेशन का, और यहाँ पे क्या था 3 to 5 दूसरा वाला। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हेलिक्स खुलता चला जाएगा, फिर से प्राइमर आएगा, फिर से नया 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 एक फ्रैगमेंट बनता चला जाएगा। उसी को ही हम लोगों ने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोला था। अब ऑप्शंस देखते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हाँ, डीएनए की वजह से जो डीएनए का नया चेन बन रहा है, कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, हाँ 5 to 3। अभी हमने देखा कि सिर्फ 5 to 3 बनाता है, इसी वजह से क्योंकि चेन ओपन नहीं रहता, बार बार प्राइमर लगाना पड़ता है, बार बार छोटे छोटे फ्रैगमेंट डेवलप होते रहते हैं। तो ये वाला जो हमारा बी आंसर है वो सही होगा। इट इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस, ना कोई लेना देना नहीं। डीएनए लाइगेज जॉइन द शॉर्ट स्ट्रेचेस, ना इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। आगे देखते हैं। Which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase? कोई इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं, इनिशिएशन होगा नहीं, इलोंगेशन ही है। यहीं पे क्या हो रहा है बेटे? प्रोटीन बन रहा है, टर्मिनेशन है नहीं, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा नहीं। आंसर क्या हो गया हमारा? इलोंगेशन। आगे देखते हैं। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डीएनए है, इसने आरएनए बनाया और फिर यही क्या बनेगा? प्रोटीन बनाएगा। इसी से ही तो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो जो रेगुलेशन होता है आरएनए को स्किप करके पॉसिबल नहीं है, यानी ट्रांसक्रिप्शन किए बिना बेटे पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या सिर्फ डीएनए को रेप्लिकेट करके आप जीन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं। क्या सिर्फ ट्रांसलेशन से? नहीं। क्या नन ऑफ द अबव आंसर है? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct about the role of regulatory proteins? Regulatory proteins याद है? Regulatory proteins हम लोगों ने लैकोपेरॉन पढ़ा है। लैकोपेरॉन में हम लोगों ने रेगुलेटर पढ़ा है। आई जीन से कुछ रिलीज होता है, लैक्टोज के प्रेजेंस में बेटा ये बाइंड हो जाता है, तब जा करके आगे के जीन जो है, स्ट्रक्चरल जीन जो आगे की तरफ है वो प्रोसीड करते हैं, वो फिर प्रोटीन बना पाते हैं। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये रेगुलेटर जीन जाके ऑपरेसर से बाइंड हो जाता है, फिर ये स्ट्रक्चरल जीन जो आगे का है वो आगे प्रोटीन बना नहीं पाते। इन्हीं को ही हम लोग रेगुलेटरी जीन कहते हैं, चीज़ों को एक्टिव और इनएक्टिव करने में मदद करते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ एक्सप्रेशन को इंक्रीज नहीं करते। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, नहीं, इंक्रीज भी करते हैं। दे इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, नहीं, अफेक्ट तो कर रहे हैं ना, अफेक्ट तो डायरेक्टली कर रहे हैं। उनके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से कोई भी जीन आगे प्रोटीन बना रही है, कोई भी जीन आगे प्रोटीन नहीं बना रही है। दे एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, हाँ, ये ऑप्शन जो है हमारे लिए सही है। देखिए लैकोपेरॉन वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो क्या कर रहे हैं? लैक्टोज के प्रेजेंस में बाइंड हो जा रहे हैं, तो ऑन ऑफ की सिचुएशन आ रही है। बहुत सारे ऐसे ओपेरॉन और एग्जिस्ट करते हैं जहां पे किसी के प्रेजेंस में बाइंडिंग की वजह से जीन जो है वो बन रहा है, जीन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक्टिवेटर्स भी हैं, यहाँ पे रिप्रेसर्स भी हैं। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। आगे समझते हैं। विच was the last human chromosome to be completely sequenced? Chromosome number 1. Chromosome number 1 was the last chromosome to be sequenced. Human Genome Project में बेटे दूसरे पन्ने में ये बात लिखी हुई है। आगे, which of the following are the functions of RNA? इसको समझते हैं। RNA के क्या क्या फंक्शन है? ठीक है भाई, मैसेंजर है, अडेप्टर है, बहुत सारे हैं। इट इज carrier of genetic information from DNA to ribosome synthesis. पॉलीपेप्टाइड, हाँ, DNA और प्रोटीन के बीच में ये RNA ब्रिज का काम करता है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, tRNA का नाम सुना है, ये भी सही है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, हाँ, अगर राइबोसोम है RNA आसपास नहीं तो राइबोसोम बहुत अकेला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल देखते हैं। While analyzing the DNA of an organism of total number of 5386,
total number of 5386 nucleotides were formed, out of which the proportion of different bases were एडिनिन कितना है 29%, ठीक है, ग्वानिन कितना है 17%, साइटोसिन कितना है 32% और थाइमीन कितना है 17%. कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, देखिए चारगाफ रूल जो है ना, चारगाफ रूल क्या कहता है, चारगाफ रूल कहता है जितना प्यूरिन है उतना पायरिमिडीन होना चाहिए, किसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, किसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में. अब आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए इमेजिन करिए, अगर जितना नंबर ऑफ एडेनिन है उतना ही नंबर ऑफ थाइमीन भी होगा, जितना नंबर ऑफ गुआनोसिन है उतना नंबर ऑफ साइटोसिन भी होगा. क्या यहाँ पे एडेनिन का नंबर और थाइमीन का नंबर सेम नजर आ रहा है? नहीं, यानी कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड. यानी एक ही स्टैंड में 29% एडेनिन है, 17% थाइमीन है, 32% साइटोसिन है, ग्वानिन 17%. यहाँ पे कोई मैजिक है नहीं, चारगाफ रूल फॉलो ही नहीं हो रहा. अब इस बेसिस पे हम लोग देखें क्या ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए? नहीं. क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए? हाँ, ये है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड. इट इज डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए? नहीं. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. कंक्लूजन तो हम लोगों ने निकाल दिया ना बेटे. इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आई. आज हम लोगों ने 10 सवाल किए. अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सवाल के जो नंबर्स रहेंगे उनको इंक्रीज करेंगे और एग्जाम्पलर के बाद अब हम लोग PYQ सॉल्व करना चालू कर देंगे. इस तरीके के सवाल को लगाना शुरू करें. स्पेशली जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं अगर इस तरीके से आ जाए. डेटा देखते ही, चारगाफ नाम देखते ही हम लोग इमेजिन करने लग जाते हैं, कैलकुलेट करने चालू कर देते हैं. लेकिन डेटा को आराम से देखा करें, बहुत अच्छे से, बहुत ही पेशेंस के साथ डेटा को कंसीडर करें और उसके बाद ऑप्शंस पे जंप करें. चलिए अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में, कि इसके आगे के सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.